लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है जनता। इनकी चप्पलें घिस जाती हैं अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा लगा के। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है जनता। इनकी चप्पलें घिस जाती हैं अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा लगा के। तो सुना आपने, ये है कृषि मंत्री कमल पटेल। इन्होंने भी ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं, लेकिन ये पहले मंत्री नहीं है। इससे पहले महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रद्युमन सिंह तोमर भी अफसरशाही पर नाराजगी जता चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मंत्री जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्या पर अफसरों को हिदायत भी दे रहे हैं। इधर सीएम शिवराज भी अफसरों पर सख्त है। हाल ही में झाबुआ के एसपी और कलेक्टर पर हुई कार्रवाई इसी की एक वानगी है। शायद यही वजह है कि मंत्रियों को अब अधिकारियों को तेवर दिखाने पड़ रहे हैं। अरे 14 मंत्री की कौन सी जवाबदारी? इसका मतलब पटवारी 14 नामांकन नहीं करा रहा, इसके कारण ये दिक्कत हो रही। देखिए ये शिविर का तो हम दे देंगे, लेकिन ये नौबत कब आनी चाहिए कि शिविर लगाने की जरूरत पड़े। एसडीएम और तहसीलदार को मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। एक एक को ढूंढो, 14 नामांकन वाले भी ढूंढो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही को अच्छे से समझ रहे हैं। उनके निर्देश पर अब मंत्रियों ने मैदान भी संभाल लिया है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर इस सख्ती को कांग्रेस मुद्दा बनाने में जुटी है। अफसरशाही पर उठ रहे सवालों पर कांग्रेस का अपना नजरिया है। सरकार सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर चिंतित है और उसके लिए काम कर रही है कि सत्ता में कैसे रहा जाए। चुनाव आ चुका है, अंतिम समय चल रहा है सरकार का, इसलिए ये दिखावी कार्रवाई जो हो रही है दिखावे के लिए कि प्रशासनिक अधिकारियों को हटाना, तो ये आज इस स्तर के ऊपर आ गई है बीजेपी की सरकार। इनको समझ में आ चुका है कमलनाथ जी के सामने जनता इनको नहीं चुनने वाली है। कांग्रेस की सरकार बनना तय है। कमलनाथ जी दोबारा आ रहे हैं, जिनमें जनता का विश्वास है और ये सरकार विश्वास खो चुकी है। योजनाओं को लागू करवाने, लोगों की शिकायत दूर करने में ब्यूरोक्रेसी का बड़ा रोल होता है। ऐसे में शिवराज सरकार योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रही है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं या नहीं। सीएम खुद शिकायतों पर अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं, यानी लोगों की शिकायतों पर सरकार जीरो टॉलरेंस के मोड में है। इसलिए भी सरकार और उसके मंत्रियों के तेवर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है साहब पर सरकार सख्त। निश्चित तौर पर अभी जो कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई है और जिस तरह के तेवर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके कुछ कैबिनेट के साथियों के नज़र आए हैं, वो ये बताते हैं कि सरकार ये जानती है कि अच्छी योजनाएं बनाना महत्वपूर्ण बहुत है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि उन अच्छी योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर बेहतर उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका ज़मीन पर उतरना ठीक रूप में, जिस मंशा के साथ उन योजनाओं का निर्माण किया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उस पैसिव इस मामले में कि वॉइस नहीं है उसकी। निष्क्रियता से आशय ये नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी निष्क्रिय होती है, वो बहुत सक्रिय होती है, लेकिन वो बोलती नहीं है, क्योंकि श्रेय उस सरकार को देना ही उसका संवैधानिक दायित्व है जिस सरकार ने जनता के हित चिंतन से जुड़ी योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं में जो तथाकथित खामियां भी हैं उनके फीडबैक से भी सरकार को रूबरू कराना, अवगत कराना इसी ब्यूरोक्रेसी का काम है। और निश्चित तौर पर एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी बहुत सप्लीमेंट करती है सरकार की उन योजनाओं को जो जनता के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, भविष्य के लिए निर्मित की जाती हैं। लेकिन जिस तरह की घटनाएं आई हैं उसने ये बताया है। आप देख रहे थे कि कृषि मंत्री जब कह रहे थे तो उनके ठीक पीछे संबंधित ज़िले देवास के कलेक्टर भी बैठे थे और वो भी मंत्री जी की बात को बड़े गौर से सुन रहे थे कि वो ब्यूरोक्रेसी की बात बड़े ज़ोर शोर से कह रहे हैं कि चप्पलें घिस जाती हैं आम आदमी की। आज इसी अहम विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले वो 3 सवाल जो इस चर्चा में प्रमुखता से हम रखने की कोशिश भी करेंगे, उन सवालों पर एक नज़र डाल लीजिए। सवाल नंबर 1, क्यों ब्यूरोक्रेसी को लेकर सरकार इतनी सख्त दिख रही है? सवाल नंबर 2, क्यों मंत्रियों को जनता के बीच में अफसरों को हिदायत देनी पड़ रही है? सवाल नंबर 3, क्या अफसरों की कार्यशैली में सुधार की जरूरत है?
बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अफसर कई बार उस अंतर को भूल जाते हैं जो एक राजनेता का और एक ब्यूरोक्रेट का अंतर होता है। और कई बार ये सवाल पॉलिटी के लिए भी उठता है, राजनेताओं के लिए भी उठता है, क्या दोनों अपनी भूमिकाओं को लेकर कई बार भ्रमित भी हो जाते हैं। एक अफसर को ऐसा लगने लगता है कि वही सब कुछ है, सरकार भी वही है, एग्जीक्यूटिव भी वही है, पॉलिटी भी वही है। ये भ्रम अगर उत्पन्न होता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जनता को होता है, और जनता को जब नुकसान होता है तो उस सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींचना बहुत स्वाभाविक होता है। और यही वजह हम देखते हैं कि जब भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो सरकार बिल्कुल फ्रंट पर आकर इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ती है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि ब्यूरोक्रेसी ठीक तरीके से काम कर रही है, कार्यपालिका ये देखे और उसको ठीक तरीके से आगे बढ़ाए। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं RLS यादव जी, पूर्व DGP हैं, बहुत ही वरिष्ठ नौकरशाह तो वो रहे ही हैं, लेकिन यही उनका परिचय देना अन्याय होगा क्योंकि वो एक स्कॉलर ब्यूरोक्रेट रहे हैं अपने लंबे करियर में, और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में उनकी छवि एक लेखक, बहुत बेहतरीन पुस्तकें हैं उनकी, और निरंतर लिखना पढ़ना और अपने को चुस्त दुरुस्त रखना हम लोग सीख सकते हैं उनसे इस उम्र में भी, कि किस तरह से अपने व्यक्तित्व को आप हर तरीके से निर्मल रखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक और शारीरिक दोनों से। बहुत स्वागत करता हूं सर। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, सीनियर लीडर, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन। हमारे साथ योगेश यादव जी हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर, सेवा दल के पूर्व प्रवक्ता, और वो भी एक अच्छे बेहतरीन लेखक हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर RLS यादव जी, आप ही से मैं शुरुआत करता हूँ। आप किस तरह देखते हैं, ये बड़ी शाश्वत किस्म की बहस है जो हमेशा छिड़ती है, लेकिन अभी जिस तरह से आप जो परिस्थितियां आपने देखी हैं और जिस तरह से हमने एक झाबुआ के SP का एक बयान भी देखा, और निश्चित तौर पर वो बहुत ही चीज़ें आपत्तिजनक हैं, लेकिन आप पूरे एक बड़े संदर्भ में इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी लीडरशिप कैसी है वैसे ही अपने को ढाल लेती है, बड़ी माहिर है। तो लीडर कैसा है, कितनी एफिशिएंसी से काम करता है। आप छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैं अपने गांव में गया और पूछा कि ये जो लोगों के घर बन रहे हैं ठीक से बन रहे हैं? पहले भी बनते थे, नहीं बन रहे थे। अरे उन्होंने कहा साहब 3-3 जगह से जांच आती है। थोड़ी बहुत भ्रष्टाचार होगा लेकिन ऐसा कोई नहीं कि कोई घर न बना हो, क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत। जी। कोविड में आपको टीका लगा है, 5 से कम फोन नहीं आए होंगे, आपको टीका लगा कि नहीं लगा सब। तो ये जो मॉनिटरिंग है ये ब्यूरोक्रेसी को अपने टोस पर रखती है। और यदि आपने मॉनिटरिंग नहीं की, उन पर छोड़ दिया, तो फिर तो आप समझ लिए कि बंटाधार है। तो हम ये माने कि मध्य प्रदेश में एक सख्त मॉनिटरिंग की तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बढ़ गए हैं। बढ़ गए। जी। ये तो जी, मॉनिटरिंग की बड़ी ज़रूरत है और अच्छा है कि मॉनिटरिंग करें। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी, हमने कहा था, ये कैसे नहीं हुआ, आप जवाब हमें दीजिए, क्योंकि हमें जनता को जवाब देना है। और जनता तो हमारे देश की इतनी प्रबुद्ध है, खाली तर्क से नहीं, ज्ञान से नहीं, तर्क से हर चीज़ जान जाती है कि कैसी सरकार चल रही है, कैसे ब्यूरोक्रेट है। और 2-3 महीने में कलेक्टर SP के, किसी गांव में जाके पूछे कैसा आपका SP है, कलेक्टर सब जानते हैं कि ऐसा आदमी है। ऐसा पता नहीं क्यों ऐसे फैलती हमारे यहाँ। हम लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं, इंडियंस, तो छोटी छोटी बातें सबको मालूम रहती हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अकाउंटेबल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बनाएं, उनको लगाम खींचे और देखें कि वो काम हो रहा है कि नहीं, लेकिन एक शालीनता के साथ, एक ट्रेनिंग, हाँ, उनको ट्रेनिंग दें जिनमें कुछ कमी है। सिलेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, आप सीनियर ऑफिसर्स को पोस्ट जो करते हैं तो बहुत मनन करिए, जनता के प्रति इसका एटीट्यूड क्या है, इसका स्वभाव कैसा है, जनता के बीच जाके काम करेगा कि नहीं करेगा, ईमानदार है कि नहीं है। यदि आप सिलेक्शन अच्छा कर दिए तो आधा काम आप तो वहीं हो गया। और कॉन्फिडेंस उनमें रखिए और उनसे काम लीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कही है, क्योंकि सिलेक्शन जो है वही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इसकी। और जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चलते कई बार, माफ़ कीजिएगा ये कहने में मुझे भी संकोच नहीं है, कि मुख्यमंत्री के सामने भी ये दुविधा होती है जब बहुत तगड़ा एक राजनीतिक दबाव पैदा करने की कोशिश जाने अनजाने में हो जाती है कि साहब हम चाहते हैं कि ये हमारे ज़िले में ये कलेक्टर साहब आएँ और ये SP साहब आएँ,
और उसके लिए कई बार तो माफ़ कीजिए दिल्ली दरबार से भी फ़ोन आ जाते हैं और ये चीज़ें चुनौती बनती, लेकिन ये छोटी कड़ी नहीं है साहब, क्योंकि जनता से डीलिंग और वो व्यक्ति कितना अकाउंटेबल है। योगेश जी, आपकी टिप्पणी, फिर डॉक्टर हितेश वाजपेयी की तरफ रुख करूंगा मैं। जी जी। यदि किसी भी सरकार का विजन कमजोर हो या किसी भी सरकार का अपनी जनता के प्रति जवाबदेही में यदि कुछ कमी हो, उसका मूल कारण रहता राजनीतिक प्रपंच। यदि हमने 2018 के पहले देखा, कई विधायकों की शिकायत थी कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और एक सरकार उसका चुनाव भी हारी, भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन उसका मूल कारण यह है कि या तो आप राजनीतिक प्रपंच को मेंटेन करके चलें या प्रशासनिक शुचिता, प्रशासनिक चुस्तता की तरफ आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के साथ यही दुविधा रही है। एक तो मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आत्म केंद्रित राजनीति करते हैं। तो ये जो कमल पटेल जी का बयान है, प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान है या महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान है, तो ये इसी बात को इंगित करता है। ये तो मंत्री है, ये तो खुद ही सरकार है। लेकिन ये मैंने बातें कई भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी सुनी है कि हमारी बातें नहीं मानी जाती, क्यों ब्यूरोक्रेट, जैसा कि अभी यादव साहब बता रहे थे, वो निश्चय ही बात सही है कि ब्यूरोक्रेट एक ऐसी चालाकी से अपनी दृष्टि रखता है कि सरकार कैसी और नेता कैसा। यदि नेता आपका कमजोर है, नेता के पास कोई विजन नहीं है, नेता के पास राजनीतिक दबाव है, जैसा आपने कहा कि दिल्ली का फोन है या आरएसएस संगठन का, तो जब आप सरकार नहीं चला सकते। सरकार चलाने के लिए आपको द्वारका प्रसाद मिश्र, अर्जुन सिंह और प्रकाश चंद्र सेठी जैसा विजन चाहिए, जो राजनीतिक उससे भी अलग हटकर उनकी एक स्ट्रांगनेस होती थी। मैं आदरणीय रामलाल जी यादव साहब के उसी संदर्भ में कह रहा हूं कि उनका कार्यकाल उसी दौरान का रहा है, तो उन्होंने देखा है कि एक विजन मुख्यमंत्री का क्या होता है। और एक मुख्यमंत्री, यदि आप अभी कह रहे थे कि झाबुआ के एसपी को हटा दिया, तो ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के कारण नहीं हटाया। शरद जी, बहुत बारीक बात कह रहा हूं, इसमें अंतर है। ये वायरल होने के कारण हटाया गया। संज्ञान में तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो गलती करते हैं। योगेश जी, आप इत्तेफाक करेंगे इससे कि बहुत सारी चीजें वायरल होती हैं, बहुत सी बातें सामने आती हैं। कई बार आप भूल जाइए किसकी सरकार है, किसकी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद कार्रवाई नहीं होती। नहीं, देखिए, अभी तो जो वायरल हुआ है मैसेज, और जो एक एसपी आईपीएस अधिकारी ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया, उसके कारण मुख्यमंत्री जी को ये कार्रवाई करना पड़ी। और मैं बहुत स्पष्ट कह देता हूं, विगत 17 साल का, 18 साल का आप ब्यौरा निकाल लीजिए, सस्पेंड होने के बाद 3 या 4 माह लगते हैं। इसका दबाव साहब, उसका दबाव। और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बहुत बड़ी दुविधा है कि साहब ये तो अपने वाले हैं। अभी यादव साहब इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमारे पीएचक्यू में ऐसे ऐसे जांबाज अधिकारी, बहुत पवित्र जो कार्य करते हैं, जो निष्पक्ष है, स्ट्रांग है, उनको लूप लाइन में डाल दिया जाता है साहब, क्योंकि साहब वहां से फोन है, संघ का व्यक्ति नहीं है, हम अपना वाला व्यक्ति नहीं है। तो इस तरीके की जो सरकार चलती है, तो उसका खामियाजा तो जनता को भुगतना पड़ता है। अब आपको मैं एक बात कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी यदि मंच पर किसी अधिकारी को फटकार रहे हैं, तो इसको आप प्रचार मानेंगे या उनकी कार्रवाई मानेंगे? भाई, कार्रवाई करना तो एक लाइन में आपको मुख्यमंत्री जी को कहना, आप वहां पर सवाल जवाब कर रहे हैं, जनता को आनंद आ रहा है साहब, तो कहीं ना कहीं से ये प्रचार तंत्र के अंतर्गत है कि नहीं, ये बताइए। और ऐसे सरकार नहीं चलाई जाती है। और आज ब्यूरोक्रेट पूरी तरीके से लब्बो-लुआब, ये है मेरी बात का कि ब्यूरोक्रेट हावी है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का विजन नहीं है, यहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्रियों का विजन नहीं है, और जो कहा गया यादव साहब ने कि जैसी सरकार वैसे अधिकारी, तो अधिकारी भी अपने आप को वैसे ही ढाल लेते हैं। मुझे लगता है योगेश जी के एक बड़े परिप्रेक्ष्य में भी इसको हमें देखना है, क्योंकि जैसा यादव जी ने कहा, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक, कि ब्यूरोक्रेसी के प्रति भी कोई अवमानना मूलक टीका टिप्पणी या बहुत सामान्यीकरण इसका हम ना करें, और न ही हमें इसे पॉलिटी के प्रति इसको बहुत सामान्यीकरण इसका करते हुए, क्योंकि सरकारें आपकी भी रही हैं, अभियोग और आरोप आपके समय भी हैं, और माफ़ कीजिएगा वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे सरकार बदलती है, बीजेपी के समय आप विपक्ष में हो जाते हैं तो आप कहते हैं, या उस समय बीजेपी विपक्ष में होती है तो वो बात होती है। लेकिन सवाल ये है, जी जी, महत्वपूर्ण एक बात है जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत करीब से देखा है।
हम भी सरकार में रहे, उस समय कुछ आईएएस आईपीएस जिनका तरीका, जीवन जीने की शैली, इतनी ईमानदारी, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं से इस बात को हमारे पूर्व डीजीपी साहब स्वीकार करेंगे कि वो प्रताड़ित थे। अभी भी कई उम्मीद जगह। से भरे रहे और हम लोग, अच्छे लोग हैं अभी भी, और अच्छे पॉलिटिशियन अच्छे भी लोग हैं हैं, बराबर, लेकिन वो कहाँ और हैं? अच्छे ब्यूरोक्रेट्स शरद भी जी, हैं। उन लोगों का हाँ, क्या हश्र होता थोड़ा है? हमारा वो नजरिया ईमानदार रहते हैं। जी, नजरिया यहाँ तो हम तो- चूंकि जी डॉक्टर हितेश बात, मैं आता हूँ योगेश जी, अभी दूसरा राउंड बचा है जी। सर जी, पहले तो मैं केवल 2 बातें लूँगा यादव साहब की, बाकी नहीं लूँगा। बाकी मुझे बहुत कुछ कहना है, मेरा बहुत प्रिय विषय है, आप ये जानते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। प्रशासनिक विषय यादव साहब ने रखा है। 2 बातें केवल ये है कि उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों के नाम गिनाए, लेकिन मिस्टर बंटाधार के रूप में दिग्विजय सिंह जी का नाम बिल्कुल नहीं गिनाया है, जो 10 साल रहे। ये बड़ी कृपा करिए आपने, अच्छा किया। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि जो चीज़ वायरल हो जाती है शरद जी, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। तो यादव साहब 3 दिन तक, ज़्यादा समय हो गया, नेशनल तक के मिश्रा जी का वो बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने गालियां दी एक समाज को, ब्राह्मण समाज को। कोई कार्रवाई तो नहीं हुई अभी तक, और कहीं सुनने में भी नहीं आया कि हो रही है। तो मतलब आप तो उससे भी ऊपर हो गए कि सोचिए कितनी भद्दी गाली देने के बाद भी आप कोई कार्रवाई वायरल होने पर भी नहीं कर रहे हैं। ये प्रश्न आपके लिए है। तो ऐसा साहब सीधा सीधा 2 और 2 4 नहीं हुआ करते, ये आपने भी साबित कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात शरद जी आज आपके टॉपिक की है, जो मैं कह सकता हूँ कि ये बॉटम लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है। देखिए, प्रमोद महाजन जी स्वर्गीय कहा करते थे कि सरकार, यानी कि सरकार के 2 हिस्से होते हैं। सरकार में एक होती है स्थायी सरकार और एक होती अस्थायी सरकार। स्थायी सरकार वो होती है जो पीएससी, यूपीएससी और कैडर से आती है, जिसको हम अधिकारी बोलते हैं, प्रशासन बोलते हैं। अस्थायी सरकार वो होती है जो हर 5 साल में लोकतंत्र के उत्सव चुनाव में चुनकर आती है और अपने परफॉर्मेंस के आधार पर दोबारा चुनाव में जाती है। जो स्थायी सरकार है साहब, उसको कभी चुनाव में नहीं जाना होता है। तो स्वाभाविक है कि स्थायी सरकार जो 95% से अधिक होती है साहब, संख्यात्मक रूप से उसी को काम करना होता है। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज उसी के जिम्मे है। यदि स्थायी सरकार डिलीवरी ऑफ सर्विसेज प्रॉपर नहीं रखेगी तो क्या होगा? हमने 2018 में देखा शरद जी। मैंने बार बार इस बात को आपके उसमें भी कहा है कि हमारी स्कीम्स, हमारी योजनाएं, हमारे विज़न, हमारे मुख्यमंत्री की मेहनत में फ़र्क नहीं था। कहीं ना कहीं लोअर ब्यूरोक्रेसी में जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को लेकर शिथिलता आई थी लॉन्ग गवर्नेंस की वजह से, हमको उसके बिल देने पड़े। वो बिल सर तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम साहब नहीं देंगे, वो तो कमलनाथ जी के साथ काम करने लग गए। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, 87 सीट्स, यादव साहब आप भी मध्य प्रदेश को बचे हुए को बहुत अच्छे से जानते हैं। 87 सीट्स आप मान के चलिए, आप भी अध्ययन कीजिएगा शरद जी, जो कलेक्टर के अधीन हम मान ले सीधे प्रकाश में रहती हैं। तो मैं मानता हूं कलेक्टर्स के अधीन सीधे जब चीज़ें रहती हैं वो फिर भी थोड़ी सी वेल मॉनिटर्ड होती है कि दे आर सीनियर ऑफिसर्स, वो रोज़ मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी आपने देखा सुबह से शाम तक तय होती है। लेकिन जो बची हुई सीटें हैं, जैसे ही हम नीचे आते हैं 140 से 150 सीटें ऐसी हैं शरद जी जो एसडीएम और उसके नीचे के कार्यक्षेत्र में प्रशासनिक रूप से आ जाती हैं। तहसीलदार, एसडीएम, ग्रामीण क्षेत्र की बहुत है, SC ST सीट्स हैं बहुत सारी। तो निगलेक्ट वहाँ शुरू होता है। किसान क्रेडिट कार्ड्स बने कि नहीं बने, पीडीएस का राशन ठीक से डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यादव साहब ने जैसे बताया, ग्रामीण विकास, जो ग्रामीण शहरी आवास तो बहुत तेज़ी से बनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास ठीक से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं उनके। मुझे आज बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के कि हमको यही चीज़ें हमको वोट दिलाती हैं। तो ये 150 सीटें सर भविष्य तय करती हैं मध्य प्रदेश का। और हाँ, सरकार जनता के लिए चुनी जाती है शरद जी। और यदि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, मैं मानता हूँ विधायक, सांसद या मंत्रीगण बैठ के ऑफिसेज नहीं चलाते हैं, लेकिन ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी, जैसे यादव साहब ने कहा है, उसको सुनिश्चित करने में पॉलिटी का बड़ा रोल है। तो केवल विजन नहीं, केवल योजनाएं ही नहीं, 7 बजे से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं, आपको 14 महीने, आपको हमने कोविड का बहुत कठिन कार्यकाल देखा जब प्रशासन कसौटी पर उतरा था और कई जगह टूटा भी था। तो हम 14 महीने कोई गलती साहब नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, शरद जी मैं शपथ लेके इस बात को कहता हूँ, और आप देख रहे हैं शिवराज जी का शेड्यूल सुबह से शाम तक। और हम तो कहते हैं
कि जनता के लिए सरकार चुनी जाती है और यदि जनता तक वो सेवाएं नहीं पहुंचती हैं तो वो तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम, कलेक्टर साहब, हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप तो किसी भी सरकार के साथ उन्हीं ओहदों पे रहोगे, हमारा क्या होगा कभी सोच के देखना। क्योंकि ये बात सही है कि बदलते इस दौर में एक जेब में तो स्वयंसेवक का फोटो रहता है उसी अफसर का, दूसरे जेब में NSUI कैडर का भी रखता है वो कि मेरा आता, वो अपनी अनुकूलता से कुछ ना कुछ हो जाता है साहब। तो उसकी मुझे इतनी चिंता नहीं, हम लोगों ने भी बहुत देख लिया, बीच में 15 महीने आए ना तो सब देख लिया कैसे कैडर चेंज होता है। तो इसलिए सर इन 15 महीनों ने, अंतिम लाइन सर मैं आपको कहना चाहता हूँ शरद जी, शिवराज जी को जो मैच्योरिटी दी है वो मैच्योरिटी को अब आप इस रूप में देख रहे हैं, जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए सुबह 6:30 से जो मीटिंग चालू होती है वो इसका परिणाम है। हम बेहद खुश हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आपने चाहे बिलबम का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, कारम का हो, आपने देखा है कितने तरीके से उन्होंने जीरो कैजुअलिटी अप्रोच के साथ में सर देखा है वो इस को किया है। अतिवृष्टि में यादव साहब ने भी अतिवृष्टि के दौर देखे होंगे, यादव साहब एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई और ये अच्छी बात है, ये किया प्रशासन ने, फिर अगेन कह रहा हूँ करते यही लोग हैं जी। तो प्रशासन ने किया, ये बहुत अच्छी बात। योगेश जी बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊंगा। बंटाढार की परिभाषा सिर्फ इतना दे रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जो 35,000 करोड़ का कर्ज था वो आज 3.25 लाख करोड़ को कर दिया है। उस पे कर लेंगे, बजट से रहता है, फिस्कल डेफिसिट से डिबेट कर लेंगे योगेश जी, उस पर फिर बात कर लेंगे। के बारे में जो बात कही गई है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि हमारे मुख्यमंत्री जी 87 कलेक्टर्स को यदि मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य कभी मध्य प्रदेश का होता ही नहीं। लेकिन जो आज मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ, हालात के ऊपर जो बात आप दोनों की बद से बदतर होता जा रहा है, बात तो ये मैंने आंकड़ों समझी की है। बाजीगरी अब बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने भी जो एक मसला उठाया है, बाजूगिरी है, सोच कर आ जाते हैं, वो परिंदा से ऊपर ही नहीं उठेंगे। योगेश जी, मैंने कांग्रेस पे कोई आरोप नहीं लगाया। योगेश जी जो एक बड़ा मसला उठाया है, मुझे लगता है वो किसी सरकार से नहीं जुड़ता, वो व्यवस्था से जुड़ता है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने ये कहने की कोशिश की है कि आमतौर पर जो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको, हाँ, उसको और देखने से और ज्यादा एफिशिएंट होने की जरूरत है। और ये किसी दल विशेष की बात नहीं है सर कि उसके समय सक्रिय हो जाती है और इसके समय निष्क्रिय हो जाती है। यादव साहब इसी पर मैं आपका कमेंट चाहूंगा। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी की अगर मैं बात करूं तो उनके कार्यकाल में डीजीपी भी हटे हैं और चीफ सेक्रेटरी भी हटे हैं, बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई है, लेकिन हाँ वो ऐसा करते हुए वो सख्त चेहरा नहीं रखते हैं, वो एक तरलता के राजनेता माने जाते हैं और आमतौर पर वो बड़े एक्शन करने के बाद चेहरा या नाक बड़ी सख्त करके ऐसे अपीयरेंस के साथ सामने नहीं आते कि हमने बड़ी कार्रवाई की है, ऐसा करके दिखा दिया है। ये भी व्यक्ति का स्वभाव होता है। आप किस तरह देखते हैं? दोनों पक्षों की बात आपने सुन ली है, किस तरह से आप देखते हैं और आगे किस तरह से चीज़ें जानी चाहिए? मॉनिटरिंग सख्त होने जा रही है, बहुत सख्त होने जा रही है, जैसा शिवराज जी सुबह से मीटिंग्स करते हैं, ये लेग्जिटी किसी भी किस्म की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जी देखिए, भारतीय जनमानस जो है वो एक्सट्रीम स्वीकार नहीं करता। बहुत सख्ती आप करिए वो स्वीकार्य नहीं है भारतीय जनमानस को। जी एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ। कन्फ्यूशियस चाइना का बड़ा फिलासफर था। एक गांव में जा रहा था, प्यास लगी तो एक महिला ने पानी पिलाया उसको, तो एक बच्चा छोटा था, तो उसने कहा इसका पिता कहाँ है? महिला ने कहा महाराज ये पहाड़ के उस पार एक शेर रहता है, वो खा गया उसको। तो उन्होंने कहा बड़े दुख की बात है। उनका उसके ग्रैंडफादर को भी खा गया था, उसके ग्रैंडफादर को भी। तो उन्होंने कहा कि जब ये शेर खा गया इतने लोगों को तो एक गांव छोड़ के क्यों नहीं चले जाते तुम लोग? उस महिला ने कहा कि चूंकि यहाँ का राजा आतताई नहीं है इसलिए हम ये गांव नहीं छोड़ते। तो आतताई राजा या सख्ती से हर चीज़ करने वाला राजा वो शेर से भी खतरनाक जी। तो हमारा जनमानस मध्यम मार्ग स्वीकार करता है जी। और हमें जनता ब्यूरोक्रेसी को एफिशिएंट बनाना है, अकाउंटेबल बनाना है, और इसके लिए रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उससे ज़्यादा तो निगाह है। आपने यदि अधिकारी चीफ मिनिस्टर ने निगाह टेढ़ी कर ली, उसके लिए तुम्हारा नए अफसर के लिए चीफ मिनिस्टर हमारे काम से नाराज़ नहीं है, क्योंकि वो हर आदमी का एक स्वाभिमान है और जनता में उसकी छवि का सवाल है। तो
मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है, बट अच्छा है वाजपेयी जी बता रहे हैं जो कि मॉनिटरिंग आजकल बहुत हो रही है और इस ब्यूरोक्रेसी को एफिशिएंट बनाने की बड़ी आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर वाजपेयी, बहुत कम वक्त है मेरे मैं पास। इसी के पक्ष में हूँ। पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण काम है ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल करना डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए, और उसके बाद मैं तो आज के दौर में सेकेंडरी विजन मानूंगा, क्योंकि साहब आप चलती हुई योजनाओं को ही ठीक ढंग से यदि गरीबों के घर तक पहुंचा पाए तो हम उनके साथ बहुत मजबूती से खड़े हो लेंगे। तो बहुत बड़ा काम ये है, और इसमें यदि कोई भी सरकार आगे आती है तो वाकई में शिवराज जी इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। और बाकी शिवराज जी देखिए, आप जानते हैं कि वो उतने कठोर नहीं हो पाते यादव साहब, तो कभी कभी हमको मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है साहब कि हमारे शिवराज जी उस बात को बहुत अच्छे से अब लेकर चल रहे हैं और सुनियोजित ढंग से करने का ब्यूरोक्रेसी के ही माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। जो आपने कही कि एक कैडर बना हुआ है, भाई स्ट्रिंग्स ऊपर से खींच के भी चीज़ें होती हैं, और बहुत अच्छा प्रयास है, हम इनके साथ हैं। निश्चित तौर पर यही सबसे अच्छी व्यवस्था है। जैसे आप घर में एक निगरानी रखते हैं, एक मॉनिटरिंग आपकी होती है आपके बच्चों के ऊपर या उन तमाम सदस्यों पर, चाहे वो वयस्क भी क्यों ना हो, बड़े भी क्यों ना हो, लेकिन उन पर कुछ और बड़े निगाह रखते हैं। और ये कोई कॉपीराइट नहीं है कि बड़ों पर बड़े ही निगाह रखेंगे, छोटे भी बड़ों पर एक निगाह रख सकते हैं। वो नैतिकता की निगाह होती है, वो स्नेह की निगाह होती है। ब्यूरोक्रेसी को भी इसी निगाह की दरकार होती है, एक ऐसी निगाह जो उनसे उनकी आत्मा के तार को झंकृत करके ये पूछे कि साहब हमने तो आपको इसलिए पोस्ट किया है, वहाँ से खबर तो अच्छी नहीं आ रही है साहब, तो आपको करना चाहिए ये चीज़। आप पूछिए ना आपने कि क्यों आए हैं आप इस सेवा में, बाकी तो जो कुछ जीवन में है वो तो कर ही लिया जाता है। ये प्रश्न एक बार किया जाए, ट्यून्ड अप किया जाए, तमाम चीज़ों को राजनेता बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे बेहतर किया जाए, और ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे किया जाए। अहंकार न्यूनतम हो, जवाबदेही अधिकतम हो, कोई गलती हो तो उसको स्वीकार करके चीज़ को बेहतर करने की बात हो, ये रिश्ते दोनों तरफ से होने चाहिए। अगर इधर उधर से चीज़ों को ढकेलने की बात होगी तो यथास्थिति हम देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद से एक बहुत लंबा वक्त हमारा इसी बहस में चला गया है कि साहब ये कैसे चलेगा, ब्यूरोक्रेसी कैसे होगी। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन ये बात आज़ादी के बाद से आज तक ज़ेरे बहस है कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटी ये दोनों कैसे मिलकर देश के विकास के लिए अपना 100% योगदान दें। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत धन्यवाद। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बस्तर में ऐसे होगी वापसी। नमस्कार।